स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम होगा ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। और हमारी इस सीरीज में मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैप्स के माध्यम से ज्योग्राफी के छोटे छोटे इश्यूज समझा सकूं, बता सकूं। पूरी दुनिया के जो मेजर कंट्रीज हैं जहां से कुछ ना कुछ जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स निकल के आती रहती हैं, जियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स निकल के आती रहती हैं, या दुनिया के वो देश जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, इन्हीं देशों की चर्चा हम लोग मैप्स के माध्यम से करेंगे। और इसी सीरीज के क्रम में जो आज पहला वीडियो लेक्चर मैं आपको देने जा रहा हूं वो है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया जो है ये अक्सर चर्चाओं में रहता है और यहाँ से रिलेटेड कमीशन अक्सर क्वेश्चंस भी पूछता रहता है। जहाँ तक मुझे याद है पिछले 5-6 सालों में ऐसा कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं गया है जहाँ से साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड क्वेश्चंस ना पूछेगा। तो आज के अपने इस लेक्चर में मैं आपको साउथ ईस्ट एशिया समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा जो स्पेशल फोकस होगा वो होगा इंडोनेशिया के ऊपर। और इंडोनेशिया के ऊपर स्पेशल फोकस इसलिए होगा क्योंकि हाल ही के वर्षों में इंडोनेशिया बहुत चर्चाओं में रहा है। चाहे वो अपने विमान दुर्घटनाओं के संदर्भ में चर्चाओं में रहा हो, चाहे हाल ही में जो वहाँ की सबमराइन क्रैश हुई है उसको लेकर के चर्चा में रहा हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो मैप यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये है साउथ ईस्ट एशिया का मैप। एशिया को मुख्य तौर पर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ईस्ट, दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एशिया, और तीसरा पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। ये जो साउथ ईस्ट एशिया है इसका मैप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और साउथ ईस्ट एशिया में जो भी कंट्रीज हैं वो सारे कंट्रीज यहाँ पे आपको अलग अलग रंगों से नजर आ रहे हैं। अगर आप अपने एटलस के ऊपर इसको स्टडी करेंगे तो एटलस के ऊपर भी आपको ये रंग बिरंगे कंट्रीज यहाँ पर नजर आएंगे। तो इन सारे कंट्रीज को मिला करके बन रहा है साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन अगर साउथ ईस्ट एशिया को भी 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करें तो साउथ ईस्ट एशिया यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये जो लाइन आपको खिंची दिख रही है इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंडो चाइना, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंडोनेशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया को पढ़ने की जो सबसे आसान ट्रिक होती है वो इंडो चाइना और इंडोनेशिया की होती है। अब यहाँ पर ये जो कंट्रीज हैं इन कंट्रीज को हम लोग इंडो चाइना रीजन क्यों कहते हैं या इंडो चाइना क्यों कहते हैं, तो उसको समझने के लिए पहले तो इन कंट्रीज के नाम और ऑर्डर आपको क्लियर होने चाहिए। नाम में सबसे पहला कंट्री है यहाँ पे बर्मा, और इसी बर्मा को आप म्यांमार कहते हैं, और म्यांमार की कैपिटल यहाँ पर आप देख सकते हैं नोआइपीटा। म्यांमार के बाद अगले नंबर पर आता है थाईलैंड, और थाईलैंड की जो कैपिटल है वो देखिए यहाँ पर है बैंकॉक। और ये जो आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ बैंकॉक, बैंकॉक की खाड़ी, इसी बैंकॉक की खाड़ी के बारे में कहा जाता है कि समुद्र मंथन यहीं पर हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो समुद्र मंथन हुआ था वो यहीं पर हुआ था। और थाईलैंड में रहने वाले लोग इस बात को मानते भी हैं और समझते भी हैं। इसीलिए अगर कभी आपको बैंकॉक जाने का मौका लगे तो बैंकॉक जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर समुद्र मंथन की खूबसूरत तस्वीरें और खूबसूरत स्कल्पचर्स वहाँ की गवर्नमेंट ने बनवा रखे हैं। और ब्रह्मा जी का विश्व में एकमात्र मंदिर जो कि पूजनीय है वो भी यहीं थाईलैंड में ही स्थित है। थाईलैंड के बाद ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्री नजर आता है लाओस। ये देखिए रेड कलर का कंट्री है लाओस। और फिर लाओस के ऊपर जब आप जाएंगे तो ये है वियतनाम। ये पतला सा कंट्री जो आपको दिख रहा है ये है वियतनाम, और इसकी कैपिटल यहाँ पर है हनोई। और वियतनाम के बाद नीचे ये कंट्री आपको दिख रहा है कंबोडिया, और इसकी कैपिटल है नॉमपेन। ये देखिए, तो अगर इन कंट्रीज के क्रम को आप याद रखें तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये तो इनका ऑर्डर हो गया। अब यूपीएससी या एसपीएससी यहाँ से ऐसा प्रश्न पूछ सकती है कि इन देशों को आप ईस्ट से वेस्ट में सजाइए। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, या टाइप 2 क्वेश्चन आ सकता है अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
तो ऑर्डर क्लियर रखिए, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लेकिन कंट्रीज के नाम नहीं पूछे जाते, आपसे पूछे जाते हैं कैपिटल्स के नाम। अरेंज दीज कैपिटल्स, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अरेंज दीज कैपिटल्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर द वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी। तो यहाँ पर नोएपीडा से लेकर के और हनोई तक का क्रम आप याद रखिएगा कि पहले नोएपीडा है, फिर बैंकॉक है, फिर नॉमपेन है, फिर हनोई है। तो ये ऑर्डर एक तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो इस रीजन से पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि अमंग विच वन ऑफ दीज इज द लैंडलॉक कंट्री। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाओस एकमात्र ऐसा देश है जो कि लैंडलॉक है, भू आबद्ध है। अब ये लैंडलॉक कंट्री का मतलब क्या होता है? तो लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है एक ऐसा कंट्री जिसका कोई भी कोस्टल रीजन ना हो। द कंट्री डज नॉट हैव एनी कोस्टल रीजन। तो क्या ऐसा कंट्री बहुत अच्छा होता है? नहीं, ऐसे कंट्री को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जब तक आपके पास में कोई कोस्टल बॉर्डर नहीं होगा तब तक आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे और आपको दूसरे देशों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा अपने देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो ये जो इंडो चाइना रीजन है, इस इंडो चाइना रीजन में आपको एकलौता देश नजर आता है ये जो कि लैंडलॉक है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद जब हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर एक कंट्री आपको मिल जाएगा मलेशिया। और मलेशिया जो कंट्री है इसकी कैपिटल आप देख सकते हैं, ये कुआलालंपुर है। ये जो आपको बैंगनी रंग से दिख रहा है कंट्री, ये और ये, इन दोनों आइलैंड्स को अगर मिला दिया जाए तो कंट्री बनता है मलेशिया। ये वाला जो आइलैंड आपको दिख रहा है ये ईस्ट साइड में है, तो इसको आप ईस्ट मलेशिया बोल सकते हैं। ये वाला आइलैंड जो है ये वेस्ट साइड में है, तो इसको आप वेस्ट मलेशिया बोल सकते हैं। लेकिन इन दोनों को क्लब करने के बाद ही मलेशिया बनेगा, तो ध्यान रहना चाहिए। और ये जो वेस्टर्न आइलैंड है इसके नीचे ये इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर, तो ये हो गया मलेशिया। और जब वेस्ट मलेशिया के नीचे आ पाएंगे तो वेस्ट मलेशिया की बिल्कुल टिप पर यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है सिंगापुर, और सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। बहुत छोटा सा कंट्री है, मलेशिया के बिल्कुल पैरों के पास ये स्थित है। अच्छा, फिर से क्वेश्चन क्या बनता है? अब यहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग कैपिटल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, या अरेंज द फॉलोइंग सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो देखिए, नोएपीडा, बैंकॉक, कुआलालंपुर एंड सिंगापुर सिटी। अगर इसमें और भी आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल, लेकिन फिर 5 हो जाएंगी। क्वेश्चन तो कोई 4 में ही डाल के पूछा जाएगा, तो मिस क्या कर दिया जाएगा? नोएपीडा मिस कर दिया जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि म्यांमार जो है वो इंडिया का पड़ोसी देश है। तो अगर ये 4 कैपिटल डाल के आपको दिया गया, बैंकॉक, कुआलालंपुर, सिंगापुर सिटी एंड जकार्ता, तो फिर से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन मुझे अच्छी तरीके से याद है, आईएएस प्री में पूछा जा चुका है, मेरे ख्याल में 2016 के प्री में। तो साउथ ईस्ट एशिया से इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये मलेशिया हो गया, ये सिंगापुर हो गया। इसके बाद जब आप ईस्टर्न मलेशिया में आएंगे तो ये देखिए आपको एक रेड कलर का एक डॉट नजर आता है, और ये जो रेड कलर का डॉट है ये एक कंट्री है जिसका नाम है ब्रुनई। तो ब्रुनई ईस्ट मलेशिया में है और जो सिंगापुर है वो वेस्ट मलेशिया में है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको कंट्री नजर आता है फिलीपींस, और फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फिलीपीन अपने आप में एक टेक्टोनिकल प्लेट भी है। अगर कभी भी आपसे माइनर प्लेट्स के बारे में पूछा जाए, जो बच्चे ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो जान रहे होंगे मेरी बात को, तो फिलीपीन इज अ माइनर प्लेट। तो एक क्वेश्चन ये मेरे ख्याल में एनडीए में पूछा जा चुका है कि अमंग विच वन ऑफ दीज इज अ माइनर प्लेट। तो फिलीपीन माइनर प्लेट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद और नीचे आते हैं तो ये जो आपको ऑरेंज कलर से, सैफरन कलर से ये जो बड़ा सा कंट्री नजर आ रहा है जिसमें खूब ढेर सारे आपको आइलैंड्स नजर आ रहे हैं, ये है इंडोनेशिया। और हमारी आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है वो इंडोनेशिया ही है। तो सबसे पहले हम लोग इंडोनेशिया के बारे में ये जान लेते हैं कि इंडोनेशिया की 2-3 मोटी बातें क्या हैं जो आपको याद रखनी चाहिए।
सबसे पहली बात आपको याद रखनी चाहिए, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। लेकिन आप देख रहे हैं कि जकार्ता आपको बिल्कुल पानी के किनारे नजर आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर अर्थ का लगातार बढ़ रहा है, और बहुत सालों से इन्वायरमेंटलिस्ट जकार्ता के पानी में डूब जाने का खतरा जता रहे हैं। यही रीजन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया ने जकार्ता को शिफ्ट करने का फैसला किया। ये अपनी कैपिटल चेंज कर रहे हैं। तो चेंज करके कहां ले जा रहे हैं? यहां ले जा रहे हैं। यहां पर एक जगह कालीमंतर, जो कि पानी से बहुत दूर है। तो इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनने जा रही है कालीमंतर। अब यहां पे आपका ये कर्तव्य है, ड्यूटी है, कि आप ये पता लगाइए अपने एटलस के ऊपर कि जकार्ता कौन से आइलैंड पर है, ये होमवर्क है, और कालीमंतर कौन से आइलैंड पर है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि इंडोनेशिया में ये जो बहुत सारे आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, इनका नंबर कितना है? तो इनका जो टोटल नंबर है वो है 17,503। 17,503 द्वीप हैं इंडोनेशिया में। ये सारे के सारे एक्टिव नहीं हैं, करीब 12,000 एक्टिव हैं, बाकी इनएक्टिव हैं। लेकिन द्वीपों की संख्या के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आइलैंड्स, इंडोनेशिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये यहां से दूसरा मेजर क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन आपने याद रखा कैपिटल जकार्ता टू कालीमंतर। दूसरा क्वेश्चन आपने याद रखा 17,503 आइलैंड्स के बारे में। तीसरा मेजर क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। कितनी? करीब करीब 40 करोड़। और ये जो पॉपुलेशन है इंडोनेशिया की, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो करीब 87% है। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत फंसते हैं और ये फेमस क्वेश्चन है। तो दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी, मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन कहां पर रहती है, रिसाइड करती है? इन द इंडोनेशिया। ये 3 क्वेश्चंस इंडोनेशिया से रिलेटेड हो गए। इसके बाद हम लोग इंडोनेशिया के बॉर्डर को देख लेते हैं। तो यहां पे आप देखिए, जहां पे इंडोनेशिया खत्म हो रहा है, ये लाइन जो खींची हुई दिख रही है। आप इस समय जो इंडोनेशिया का मैप देख रहे हैं, इस मैप में मेरे ईस्ट में इंडोनेशिया जहां पे खत्म हो रहा है, वहीं से इसका बॉर्डर है। और इंडोनेशिया को टच करता है वहां पे दूसरा कंट्री जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। एक बड़ा सा आइलैंड है पापुअन्स, और इस बड़े से आइलैंड के बीच में लाइन खींची हुई है। आप अपने एटलस पे देखिए उठा के। लाइन के ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है, और लाइन के वेस्ट में इंडोनेशिया है, यानी कि एशिया है। वेस्ट साइड के आइलैंड को पापुआ कहते हैं, और ईस्ट साइड के आइलैंड को पापुआ न्यू गिनी। कंट्री है न्यू गिनी, पापुअन्स वहां की ट्राइब्स हैं। तो यहां पे इसका डिवीजन ईस्ट में इस तरीके से होता है। अगर इसका साउथ में आप डिवीजन करेंगे तो साउथ में कंट्री है ईस्ट तिमूर। ईस्ट तिमूर से इसका डिवीजन होता है। अगर आप वेस्ट में डिवीजन करेंगे तो यहां पे इंडियन ओशन है, कोई कंट्री नहीं है, इंडियन ओशन से इसकी बाउंड्री टच करती है। और अगर आप नॉर्थ में डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं मलेशिया, मलेशिया को टच कर रहा है। यहां पे सिंगापुर से कहीं पे कोई टचिंग नहीं होती है, इसलिए हम लोग केवल मलेशिया को मानते हैं। तो ये मेजर यहां पर पापुआ न्यू गिनी, ईस्ट तिमूर और मलेशिया, ये 3 कंट्री हैं। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि अमंग विच वन ऑफ दीज डज नॉट टचेस फ्रॉम द इंडोनेशिया। तो ये तो एक रफ ओवरव्यू हो गया इंडोनेशिया का। अब इंडोनेशिया की आगे की जो कहानी है, वो कहानी ये है कि अगर ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, तो फिर इसका नाम इंडोनेशिया क्यों है? अगर इंडोनेशिया को आप ध्यान से देखें और इसका संधि विच्छेद करने की कोशिश करें, तो इंडो प्लस नेशिया। व्हाट इज इंडो? इंडो मीन्स रिलेटेड टू इंडिया, इंडो मीन्स ओरिजिन ऑफ इंडस, या इंडो मीन्स कल्चर ऑफ इंडिया। नेशिया मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो एक ऐसा देश जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है,
लेकिन इस देश का नाम इंडोनेशिया है। तो इससे हमें एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि हो ना हो इस देश के अंदर इंडियन कल्चर या इंडस कल्चर कहीं ना कहीं रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। भले ही आज इंडोनेशिया के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, लेकिन अगर इंडोनेशिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को उठा के देखें तो यहां पर प्री इस्लामिक एरा में हिंदू शासकों और बौद्ध शासकों का राज था। इस बात के एविडेंस आज भी हमको इंडोनेशिया में जगह जगह मिलते हैं। बेहद प्राचीन मंदिर जो कि 6वीं 7वीं शताब्दी तक के हैं। यहाँ का कल्चर, यहाँ का खान पान, यहाँ के आइलैंड्स के नाम बाली, सुमात्रा, ये सब कुछ हमको बताते हैं कि यहाँ पर कभी ना कभी इंडियन कल्चर हुआ करता था। इस कल्चर को समझने के लिए हम लोग एक पॉलिटिकल कल्चरल स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। और पॉलिटिकल कल्चरल स्टोरी ये कहती है कि जो इस्लाम है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला इस्लाम वो जो रेडिकल थॉट रखता है, दूसरा इस्लाम वो जो लिबरल थॉट रखता है। चरमपंथी इस्लाम और उदारवादी इस्लाम। तो जो चरमपंथी इस्लाम है उससे आज सारी दुनिया परेशान भी है और कहीं ना कहीं इसी चरमपंथी विचारधारा की वजह से टेररिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। हालांकि इस्लाम का जन्म तो सऊदी अरेबिया में हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम को लेकर के आए 622 एडी में। लेकिन कहते हैं कि सऊदी अरब में इस्लाम का जन्म तो हुआ, लेकिन इस्लाम ने अपनी जवानी भारत में देखी। क्योंकि जब 10th सेंचुरी एडी में इस्लामिक एम्पायर इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद सही मायनों में इस्लाम ने डेवलपमेंट करने शुरू किए। तो हम लोग इस्लाम के आधार पर 2 भागों में पूरी दुनिया को बांटते हैं। और जिन 2 भागों में हम पूरी दुनिया को बांटते हैं उनके जो डिवीजन की लाइन है वो लाइन इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब अगर इंडिया में हम लोग बीचों बीच इस तरीके से एक लाइन खींच दें तो इंडिया के इस तरफ जितना भी इस्लाम है उसको लिबरल इस्लाम कहा जाता है, उदारवादी इस्लाम कहा जाता है। और इंडिया के इस तरफ जितना भी इस्लाम है उसको कंजर्वेटिव या रेडिकल या चरमपंथी इस्लाम कहा जाता है। अब इंडिया के वेस्ट साइड में अगर आप देखें पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये सारे तो रेडिकल कंट्रीज हैं, कंजर्वेटिव थॉट रखते हैं। लेकिन अगर इंडिया के ईस्ट में आप देखें तो चाहे बांग्लादेश हो, चाहे बर्मा हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे लाओस हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे फिलीपीन हो, चाहे ताइवान हो, चाहे जापान हो, ये सब लिबरल थॉट रखते हैं। तो पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी को हम लोग मुख्य तौर पर इन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। यहां पे मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे कहने का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान में रहता है वो लिबरल नहीं हो सकता, जो व्यक्ति सऊदी अरब में रह सकता है वो लिबरल नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं बिन सलमान, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने कल ही हमारे देश के लिए ऑक्सीजन भेजी है क्योंकि हम एक पेंडेमिक से परेशान हैं। इस समय हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी की पूरी गल्फ कंट्रीज के ऊपर फोकस कर रही है, इसलिए गल्फ कंट्रीज से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। अगर केवल इराक को छोड़ दिया जाए तो गल्फ कंट्रीज के जितने भी देश हैं वो सारे देश अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे देश के प्रधानमंत्री को दे चुके हैं। तो मेरे कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि कौन रेडिकल है और कौन कंजर्वेटिव है इसका सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूं। नहीं, मैं आपको एक सांस्कृतिक कहानी सुना रहा हूं जिसके आधार पर हम लोग इंडोनेशिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कहानी के आधार पर आपने क्या सीखा कि इंडोनेशिया में किस टाइप के मुस्लिम्स होंगे? लिबरल होंगे, आधुनिक सोच वाले होंगे, उदारवादी सोच वाले होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण ये है कि यहां पर कभी भी इस देश में कभी भी कोई धार्मिक झगड़ा नहीं हुआ, कोई धार्मिक झगड़ा नहीं हुआ। और दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद इंडोनेशिया अपना कल्चर नहीं भूला।
यहां पे अरबी लैंग्वेज नहीं बोली जाती है, यहां पे किसी भी तरीके से किसी को फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं किया जाता है। इंडोनेशिया के अंदर बड़ी सीधी सी कहावत है, और ये कहावत शायद हमारे देश से ही मोटिवेटेड है, जिसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि रिलीजन इज द मैटर ऑफ पर्सनल फेथ एंड बिलीफ। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2010 में हमारे देश के वरिष्ठ नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ये इंटरनेशनल सिंधी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए इंडोनेशिया गए थे। और जब ये इंडोनेशिया गए तो इन्होंने वहां के मुस्लिमों के मन में हिंदुओं के लिए जो इज्जत देखी, और वहां पे रहने वाले हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति जो इज्जत देखी, उसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे। क्योंकि इंडिया में इसी बात को लेकर के पॉलिटिक्स होती है। एल.के. आडवाणी की जो बहुत फेमस बुक है माई कंट्री में लाइफ, इस किताब के अंदर वो इसका जिक्र करते हैं। इंडोनेशिया का जो लिबरलिज्म है वो हमको यहां से भी पता चलता है कि अगर आप इंडोनेशिया का नेशनल एम्बलम देखें तो इसमें गरुड़ बना हुआ है। गरुड़ देखिए ध्यान से, और गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी है। यहां पर वैष्णव मान्यताएं चलती हैं, क्योंकि यहां का कल्चर पूरी तरीके से बुद्धिस्ट और हिंदुइज्म पे बिलीव करता था। अगर इंडोनेशिया की एयरलाइंस की बात करी जाए तो देख लीजिए गरुड़ एयरलाइंस, इनका कार्गो है, गरुड़ नाम है उसका। इससे भी ज्यादा मजेदार चीज यह है कि 1997 में पूरी दुनिया में करेंसीज का डिवैल्यूएशन हो रहा था, मुद्राओं का अवमूल्यन हो रहा था, और बहुत सारे देश ये समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरने से बचाने के लिए क्या किया जाए। 1997 की बात है ये, और तभी इंडोनेशियाई गवर्नमेंट को किसी ने बताया कि भाई हमारे देश के कल्चर में भगवान गणेश की भी पूजा होती है, तो अपनी करेंसी पे आप गणेश भगवान की तस्वीर छपवा दीजिए। तो इंडोनेशिया में 20,000 रुपए के नोट के ऊपर गणेश भगवान की तस्वीर छपवाई गई। आप देख सकते हैं इस नोट के ऊपर गणेश भगवान का चित्र आपको नजर आ रहा होगा, और ये इंडोनेशियाई करेंसी है, 20,000 रुपए का नोट है। और कहते हैं कि डिवैल्यूएशन होना बंद हो गया, और तब से यहां की करेंसी पे गणेश के चित्र मिलते हैं, यानी कि हिंदू देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं। इस देश में भी गणेश को सिद्धि विनायक माना जाता है। अगर आप जकार्ता स्क्वायर जाएं कभी, जो कैपिटल है जकार्ता, वहां पे एक जकार्ता स्क्वायर एक बहुत फेमस जगह है, तो वहां पे आपको कृष्ण और अर्जुन और गीता के उपदेश देते हुए बहुत सारे स्कल्पचर मिल जाएंगे। इंडोनेशिया के जो टेम्पल्स हैं, जैसे बाली के अंदर बहुत सारी गुफाएं और बहुत सारे टेम्पल्स हैं। इन टेम्पल्स को यहाँ की गवर्नमेंट ने प्रिजर्व किया हुआ है। इनके लिबरलिज्म का एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे 5वीं क्लास तक यहाँ की एजुकेशन सिस्टम में 12 साल तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा लेना जरूरी है, जिसमें से कि शुरुआत के 9 साल तक वो प्राइमरी एजुकेशन लेता है और फिर अगले 3 साल वो सेकेंडरी एजुकेशन लेता है। तो इस दौरान 5वीं क्लास तक बच्चे को रामायण और गीता उनके स्कूल के सिलेबस में पढ़ाई जाती है। रामायण और गीता से अगर आश्चर्य हुआ आपको, तो ये जान के आपको और आश्चर्य होगा कि यहां पे कुरान भी संस्कृत में पढ़ाई जाती है, क्योंकि इंडोनेशिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडोनेशियाई लैंग्वेज, वो संस्कृत से काफी मिलती जुलती है, और यहां पे लोगों को संस्कृत मुझसे और आपसे ज्यादा अच्छी आती है। जब शारदीय नवरात्र होंगे तो उस दौरान पूरे इंडोनेशिया में जगह जगह रामायण और रामलीला का मंचन भी किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंडोनेशिया में राम के युग से जुड़ी हुई कई कहानियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडोनेशिया ने एक बहुत ही बड़ी सांस्कृतिक विरासत को सहेजा हुआ है। इनके पास एक बहुत बड़ा कल्चर और हेरिटेज है, और वो जो कल्चरल प्रॉपर्टी इंडोनेशिया के पास है, वो इनसे बहुत सारे ऐसे रेडिकल थॉट्स वाले लोग हैं जो लेना चाहते हैं। यही रीजन है कि यहां पे
जो ये जो ईस्ट में जो इंडोनेशिया आपको नजर आ रहा है, इनकी वेस्ट वालों से कभी बनती नहीं है। हालांकि अपने धर्म को लेकर के पक्के हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा हज करने अगर कोई जाता है तो वो भी इंडोनेशिया के ही नागरिक जाते हैं। तो ये तो हो गई एक देश और एक संस्कृति के तौर पर इंडोनेशिया की कहानी। इसके बाद इंडोनेशिया की थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टोरी भी आपको पता होनी चाहिए कि इंडोनेशिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, जैसा कि अमेरिका में है। प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, सीधे प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और यही पूरे देश को चलाते हैं। कौन है? जोको विडोडो इस समय यहां के प्रेसिडेंट है। 1950 में जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो जो पहले चीफ गेस्ट हमारी रिपब्लिक डे परेड को अटेंड करने आए थे वो भी इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था सुकर्णो। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, सुकर्णो। पॉलिटिक्स के बाद अब हम लोग इंडोनेशिया के क्लाइमेट को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को बार बार बताता रहता हूं कि आपको उन सभी देशों के बारे में पता होना चाहिए जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या 0 डिग्री इक्वेटर पास होती है। 0 डिग्री इक्वेटर दुनिया में कुल 3 महाद्वीपों से गुजरती है, जिनमें सबसे पहले साउथ अमेरिका है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है और तीसरे नंबर पर एशिया है। लेकिन एशिया में ये लाइन केवल एक कंट्री से पास होती है और वो कंट्री है इंडोनेशिया। आप अपना एटलस उठाइए और एटलस के ऊपर देखिए तो इंडोनेशिया के ठीक बीचों बीच से आपको इक्वेटर पास होती नजर आएगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इक्वेटर के ऊपर साल के ज्यादातर महीने सन वर्टिकल रहता है, तो यहां पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाएगा, जाहिर सी बात है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाएंगे, जाहिर सी बात है। यहां पर हैवी रेनफॉल होगी, जाहिर सी बात है। बायोडाइवर्सिटी भी यहां पर बहुत ज्यादा होगी, जैव विविधता भी यहां पर बहुत ज्यादा होगी, तय है। फिजिकल मैप पे देखिएगा, पूरा इंडोनेशिया आपको डार्क ग्रीन कलर का नजर आएगा। घने जंगल हैं, खूब सारी बारिश है, गर्म दिन, सर्द रातें हैं, पूरे साल एक जैसा ही मौसम है यहां पर। यही रीजन है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया में जो 25 हॉटस्पॉट्स बनाए गए थे उनमें से एक हॉटस्पॉट इंडोनेशिया भी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटोलॉजी। इंडोनेशिया एक हॉटस्पॉट है, जैव आरक्षित क्षेत्र है, याद रखिएगा। अब चूंकि इंडोनेशिया इक्वेटर के ऊपर स्थित है, पिछले ही साल यूपीएससी प्री आईएएस प्री ने प्रश्न पूछा कि अमंग विच वन ऑफ दीज आइलैंड्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द इक्वेटर। पहले पुराने समय में ऐसा प्रश्न पूछा जाता था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जो इक्वेटर पर स्थित है या नहीं है। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन को और टफ किया गया और पूछा गया कि इंडोनेशिया का निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भूमध्य रेखा पर स्थित है या नहीं है। तो एटलस के ऊपर आपको यह भी देखना है आज कि कौन कौन से आइलैंड हैं, जावा क्या है, सुमात्रा क्या है, काली मंतर क्या है। तो आपको इस तरीके से पूरा चेक करना है कि कौन कौन से आइलैंड्स हैं जो भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित हैं। इंडोनेशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। लेकिन अगर जीडीपी की बात करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि वर्ष 2020 जब आएगा तो इंडोनेशिया एक्सपोर्ट के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ देगा, और 2050 जब आएगा तो इंडोनेशिया यूएसए को भी एक्सपोर्ट के मामले में पीछे छोड़ देगा। क्लॉथ, टिन, रॉ मटेरियल हैवी एक्सपोर्ट करता है इंडोनेशिया। डेवलपिंग कंट्री है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। हालांकि यहां की भी करेंसी रुपया है, लेकिन वो इंडोनेशियन रुपया है, भारतीय रुपया नहीं है। करेंसी कन्वर्जन भी बहुत हैवी है। अगर आप एक भारतीय रुपया लेके इंडोनेशिया जाएंगे तो इंडोनेशिया में वो करीब 300 इंडोनेशियाई रुपया बन जाएगा। लास्ट अपडेट जो मेरे पास था उसमें 323 इंडोनेशियन रुपीज इक्वल्स 1 इंडियन रुपी था।
यही रीजन है कि यहाँ पे महंगाई बहुत है, लेकिन महंगाई की अनुपात में उसके एवरेज में लोगों की इनकम भी यहाँ पर है। और अंत में इंडोनेशिया के कुछ रहस्य जो आपको पता होने चाहिए। पिछले 3 सालों में इस दुनिया में जितने भी प्लेन क्रैश हुए होंगे या प्लेन्स के गायब होने की घटनाएं हुई होंगी, उनमें से करीब आधी अकेले इंडोनेशिया में हुई होंगी। और कुछ प्लेन तो ऐसे हैं जो आज तक मिले भी नहीं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2 साल पहले 153 यात्रियों को लेकर के जो प्लेन इंडोनेशिया से निकला था, भारत आ रहा था, वो यहाँ पे इंडियन ओशन में कहीं पर गुम हो गया था और आज तक उसको ढूंढा नहीं जा सका है। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की बातें बताते हैं कि इंडोनेशिया में ऐसा क्यों होता है, लेकिन अंत में भूगोलवेत्ताओं की जो ज्योग्राफर्स हैं उनकी बात में कुछ कुछ दम है कि इंडोनेशिया में तो है इक्वेटर, और इक्वेटर से लगातार ट्रॉपिकल जेट्स उड़ते हैं, और ये ट्रॉपिकल जेट्स कहां पर जाकर गिरते हैं? हाई प्रेशर बेल्ट पे जाकर के गिरते हैं। तो जब प्लेन हवा में होता है तो कई बार ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि प्लेन ट्रॉपिकल जेट से टकरा जाए और गुम हो जाए या क्रैश हो जाए। तो इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है कि आखिर इंडोनेशिया में ऐसा क्यों होता है। और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 26 अप्रैल के दिन, तो 24 अप्रैल को ये जावा और सुमात्रा के पास में यहां पर एक सबमराइन डूब गई है। यहां की नेवी एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी और एक पुराना शिप उस मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल था। ऐसा माना जा रहा है कि जो सबमराइन यहाँ पर डूबी है उसको पानी में नीचे जाने के लिए 200 मीटर तक की ही परमिशन थी, और एक्सरसाइज के दौरान जो टॉर्पीडो अटैक्स होते हैं, उन टॉर्पीडो अटैक्स में गलती से किसी टॉर्पीडो ने इसको हिट कर दिया और 500 मीटर नीचे इसका मलबा मिला है। तो जो 53 नेवी के सोल्जर्स थे वो मारे गए हैं और पूरे इंडोनेशिया में यहाँ पे शोक की लहर है इस घटना की वजह से। तो यूपीएससी के दिमाग को समझने की कोशिश करिए। वो आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि यहाँ पे सबमराइन डूबी या यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ, वो अलग प्रकार की चीज पूछेंगे जो मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पे अगर सबमराइन डूबी तो हो सकता है कि जकार्ता के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, या हो सकता है ईस्ट तिमोर और इंडोनेशिया के बॉर्डर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, या वो कोई ना कोई नया क्वेश्चन निकाल सकते हैं, या हो सकता है यहाँ पे सुंडा ट्रेंच है इंडियन ओशन में जो एशिया की सबसे गहरी ट्रेंच है, उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। तो जो सीरीज में आपको आज मैंने शुरू करी है जिसमें ज्योग्राफी थ्रू मैप्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैंने कोशिश करी कि आपको साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बताया जाए, जिसमें हम लोग इंडो चाइना और इंडोनेशिया को सीख चुके हैं। और इंडोनेशिया जो कंट्री है इसको मैंने स्पेसिफिक रूप से आपको डिस्कस कर दिया है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि जितना काम मैंने आपको घर में करने के लिए कहा है वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। सारी कैपिटल्स को मैच कराना, सारे आइलैंड्स को मैच कराना, इक्वेटर के ऊपर कौन कौन से आइलैंड्स हैं उनको मैच कराना, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में जो कुछ भी बताया है उसको एज इट इज़ आपको रट लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एक और क्वेश्चन मुझे यूपीएससी प्री का याद आ गया, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपको दिख रहा है, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ठीक पास में आप देखिए जावा आइलैंड्स है, ये इंडोनेशिया का। तो देखिए ना डिस्टेंस बहुत कम है। तो ये डिस्टेंस एक बार पूछी गई थी कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में कितनी दूरी है, तो बहुत सारे बच्चों ने तो बहुत बहुत दूरी टिक कर दी थी। क्यों? क्योंकि कहाँ इंडिया कहाँ इंडोनेशिया। लेकिन यहाँ पे आपको फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो इंदिरा पॉइंट है वहाँ से जावा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो करीब 550 नॉटिकल माइल ही दूर है। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मलक्का है, मैं आपको मलक्का पीछे भी कई सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी चाइना वाले वीडियो में भी मलक्का मैंने आपको डिस्कस किया, जिसमें मैं आपको सीपीईसी बता रहा था, तो बार बार मलक्का को डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मलक्का भी यहाँ पर है। मलक्का एक शहर का नाम है जो कि मलेशिया का एक शहर है मलक्का। तो मलक्का में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि पीछे आप सब पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से ये मेजर कंट्री जो था हमारा इंडोनेशिया, ये यहाँ पे फिनिश होता है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से
कि आप बैक पेपर उठाएंगे। जो बच्चे यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो अपने बैक पेपर उठाएंगे, और जो बच्चे बी ग्रुप या सी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनको तो इतना पूछा नहीं जाएगा। तो उनको सिर्फ एक रफ आइडिया यहाँ पे होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से करें। क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चंस में कोई डाउट मिले, किसी भी प्रकार से आपके पास मैप अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, आप बिल्कुल अपने सजेशंस दीजिए। आप सभी के सुझावों का स्वागत है। और जो भी कंट्री अगर आपको पढ़ने का मन करे, कोई स्पेसिफिक कंट्री के बारे में आप जानना चाहें तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर पूरा तैयार करने की कोशिश करूँगा। तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।